आज का टॉपिक है सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन, जब हमने पिछले वीडियो में देखा है कि समाज के अंदर बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, तो जब हम संगठन की बात करते हैं तो उन इकाइयों के अंदर एकता या यूनिटी होना ज़रूरी होता है। अब जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उन पूर्ति के लिए वो बहुत सारे संगठन बनाता है या छोटी छोटी यूनिट्स बनाता है जिनमें कि एकता हो, और उन संगठनों के माध्यम से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब हम ये कहें कि संगठन क्या करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति। समाज में इस प्रकार के बहुत सारे संगठन हमको दिखाई देते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ संगठनों के नाम लिख रही हूँ, उन संगठनों के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। प्रकार कह सकते हैं हम इनको, कौन कौन से समाज के अंदर हमको संगठन दिखाई देते हैं। जैसे धार्मिक, अब ये जो धार्मिक संगठन होता है इसके अंदर अनेक संप्रदाय होते हैं, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनेक संप्रदाय। उसके बाद आता है राजनीतिक, राजनीतिक संगठन। ये संगठन के अंतर्गत अलग अलग दल होते हैं, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इस प्रकार के हमको दिखाई देते हैं अनेक दल। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक, कल्चरल। इसके अंदर थिएटर आ जाते हैं, नाटक, रंगमंच आ जाते हैं। इस प्रकार से ये एक संगठन मनुष्य का मनोरंजन के कार्य करते हैं। फिर है व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत चूंकि आधुनिक समय में अभी मॉल और इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, तो पुराने समय के अंदर हाट और बाजार हुआ करते थे, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं हाट, बाजार, मॉल। ये जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसमें हम समुदाय भी ले सकते हैं। अब समुदाय के अंदर कौन कौन से भाग आ जाएंगे? परिवार, समिति, ये सारी इकाइयां या ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अभी हमने देखा सामाजिक संगठन के कितने प्रकार, और सामाजिक संगठन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चूँकि मनुष्य समूहों में निवास करता है और समूहों के माध्यम से ही वो अलग अलग दूसरे समूहों से जुड़ता है। जब दूसरे समूहों से जुड़ता है तो वो एक संगठन बनाता है, चाहे वो धार्मिक संगठन बनाए, चाहे वो न्यायिक संगठन बनाए, चाहे वो राजनीतिक बनाए या सांस्कृतिक, वो जिसमें उसकी रुचि होती है
उसके अकॉर्डिंग वो उन संगठनों से जुड़ता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्योंकि संगठन दो भागों में हम देखते हैं बटे हुए होते हैं, एक सरल और दूसरा है जटिल। अब ये निर्भर किस पे रहते हैं? ये जो सरल और जटिल संबंध हैं, ये वास्तव में संबंधों पर ही निर्भर रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है? जब व्यक्ति के संबंध किस प्रकार के, किस समूह के साथ में या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कैसे हैं, उसके अनुसार वह संबंधों से जुड़ करके और एक संगठन बनाता है। ये संगठन समूहों के माध्यम से ही बनते हैं। चूँकि मनुष्य समूहों में निवास करता है और समूहों के अंतर्गत संगठन का निर्माण होता है। अगर हम ये बात करें कि समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो समूह दो प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े समूह। ये दोनों समूह भी अपने आप में यूनिटी लिए हुए होते हैं। जब यूनिटी लिए होते हैं अर्थात कि इनके अंदर संबंध या तो जटिल होंगे या सरल होंगे। छोटे समूह हैं तो उसमें व्यक्ति एक दूसरे को आपस में जानता है, पहचानता है। बड़े समूह होते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं पहचान सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कपड़ा बनाती है। अब उस कंपनी के अंदर मैनेजर है और काम करने वाले श्रमिक हैं। अब प्रत्येक श्रमिक को मैनेजर नहीं पहचानता है, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति है वो एक उनकी यूनिट है कि वो कपड़ा बनाते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी जो काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उद्देश्य क्या है? कपड़ा बनाना है। तो ये जो छोटे और बड़े समूह होते हैं, इनका उद्देश्य ये होता है, मेन मोटिव होता है कि किस प्रकार से वो अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। समाज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करता है और किन किन समूहों से वो जुड़ करके रहता है। इसके बाद में आता है सामाजिक संगठन की विशेषताएं या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक संगठन की विशेषताएं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी कोई न कोई उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर कौन कौन सी क्वालिटी को लेकर के चल सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि निश्चित प्रयोजन, एक पर्पस होना चाहिए। उस पर्पस को लेकर के ही ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। अगर हम ये कहें कि एक अस्पताल है, तो अस्पताल का काम क्या है? लोगों को ठीक करना, रोग को ठीक करना, उनको स्वास्थ्य देना। तो अस्पताल अपना काम करता है। कॉलेज का काम क्या है? शिक्षा प्रदान करना। तो एक निश्चित प्रयोजन है, एक पर्पस है, उसको लेकर के और ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। प्रकार्यात्मक एक फंक्शन किस प्रकार से होना चाहिए, कौन कौन से काम किए जाना चाहिए, किस प्रकार से काम डिवाइड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। पद और भूमिका, रोल और स्टेटस। अगर व्यक्ति को जो काम दिया गया है, वो काम उस पोस्ट पे रहते हुए वो किस प्रकार से कर रहा है। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को ठीक से देख रहे हैं कि नहीं, टीचर कॉलेज के अंदर ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, नगर निगम सफाई कर रहा है कि नहीं। ये जो वहाँ पर रहने वाले या काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी भूमिका किस प्रकार की है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखा जाता है, तभी वो सक्सेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी विशेषताओं की होना आवश्यक है। व्यक्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण, चूँकि हम ये कहें कि
समाज के अंदर समिति होती है, समुदाय होते हैं, और धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं उन व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण करना भी आवश्यक होता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि व्यक्ति काम नहीं करेंगे और समाज के अंदर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि परिवार है, परिवार के अंदर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। यदि घर में छोटे सदस्य हैं या युवा बच्चे हैं तो उन्हें टाइम दिया जाता है, इतनी बजे आप उठेंगे, इतनी बजे भोजन करेंगे, इतनी बजे कॉलेज जाएंगे, शाम को 8 बजे के पहले आप घर आ जाएंगे। तो एक नियंत्रण दिया जाता है। तो समाज के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर नियंत्रण किया जाता है। समाज में संतुलन की आवश्यकताओं को ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूर्ति की जाती हैं। जैसे धार्मिक है तो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के माध्यम से धर्म के बारे में समझाया जाता है, आर्थिक व्यवस्थाओं को देखा जाता है या आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, न्यायिक प्रणालियाँ हैं जिसमें लोगों को जजमेंट मिलता है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, पुलिस इत्यादि, कोर्ट इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तनशील भी होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जैसे जैसे उन्नति करता है उसके अंदर अनेक घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं के माध्यम से वो सबक लेता है और वापस उन घटनाओं को नहीं दोहराया जाए। इस प्रकार से वो परिवर्तनशील, उसको एक लेसन मिलता है, वो उस लेसन के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है। सामाजिक संगठन को 2 भागों में बांटा गया है, फॉर्मल, अनफॉर्मल, औपचारिक सामाजिक संगठन और अनौपचारिक सामाजिक संगठन। औपचारिक सामाजिक संगठन और अनौपचारिक सामाजिक संगठन। औपचारिक सामाजिक संगठन है, उनको कोई विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के बनाया जाता है और वो उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा के लिए हम कॉलेज और स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करते हैं, यूनिवर्सिटी को स्थापित करते हैं। स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय को, अस्पतालों को, इनको स्थापित किया जाता है। आर्थिक उद्देश्य को लेकर के इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कमर्शियल होते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये जितने सारे औपचारिक सामाजिक संगठन बनाए जाते हैं ये किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के बनाए जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चूँकि ये विशिष्ट होते हैं तो मनुष्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जाती है। शिक्षा प्राप्त करना है तो स्कूल में ही जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य करावे तो अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें विशिष्ट औपचारिक संगठन के अंतर्गत आती। अब आता है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा होता है। हाँ, ये चीज़ और इसमें देख ले कि इसका आकार भी औपचारिक संगठन का आकार बड़ा होता है, आकार के अंदर ये वृहद होते हैं। अनौपचारिक का आकार छोटा होता है। अब जहाँ पर आकार छोटा होगा इसका मतलब ये है कि व्यक्ति एक दूसरे को आमने सामने के संबंध होते हैं और अच्छी तरह से पहचानता है। उनमें हम की भावना भी होती है। सदस्य एक दूसरे को इसलिए पहचानते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से रोज मिलते हैं। अब इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं अनौपचारिक के अंदर जैसे मित्र हैं, परिवार है, पड़ोस है, खेल का मैदान है,
यहाँ भी जितने खेलने वाले जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को आपस में जानते हैं। तो ये अनौपचारिक होता है, इसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है। व्यक्ति एक दूसरे से इसलिए अपने मन की बात कह सकता है और दूसरों के मन की बात भी वो जान सकता है। आमने सामने के संबंधों में हम औपचारिक संगठन को देखते हैं। इसके विपरीत अगर अनौपचारिक है, विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के जो बने हुए हैं, उसके अंदर ऑफिस भी हो सकते हैं और उसमें व्यक्ति कोई बात करने के लिए बहुत सोच समझ के विचार करके ही किसी से अपनी बातें कहता है। यहाँ पर मित्रवत व्यवहार होने से अपने मन की बात व्यक्ति बता देता है। तो ये जो संगठन है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, ये दोनों संगठन ये विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और ये सभी प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर हो जाती है क्योंकि आकार में छोटे होते हैं।